हेलो हेलो हेलो। नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार मेरे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है किस पे बेटा? इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। और आज हम इस चैप्टर को क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। और देखो यहाँ से प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए ध्यान से देखो। इसको बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं और सोल्व होते हैं, ठीक है, और वो सही भी हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखो इसको। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाओ। तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो देखो इंपॉर्टेंस जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके इंपॉर्टेंस है वो वेरियस फील्ड में होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल फील्ड में हुआ, मेडिकल फील्ड में हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है वहाँ होते हैं। तो बहुत जगह इनके क्या होते हैं? यूज होते हैं। तो पहला हम किस में चेक करने वाले हैं? इन बायोलॉजिकल सिस्टम में चेक करने वाले हैं। देखो बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो देखो क्लोरोफिल जो है बेटा, क्लोरोफिल की खास बात क्या है? पहली बात तो ये कि क्लोरोफिल मैग्नीशियम का क्या हो है? कॉम्प्लेक्स है, तो एमजी मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो एमजी मेटल कॉम्प्लेक्स है। चलो पहली बात तो ये हो। अब दूसरी बात कि क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट होता है किनमें? प्लांट्स में। दूसरा तो ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स या इन प्लांट्स। तो पादपों का जो हरा रंग है, पादपों का, पौधों का जो हरा वर्णक है वो कौन होता है? क्लोरोफिल होता है। या इसी की वजह से हरा रंग होता है किनका? पादपों का। मैग्नीशियम का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। और तीसरी चीज ये हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर ये क्या करता है? हेल्प करता है। तो पहला जो एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल सिस्टम में वो क्लोरोफिल के फॉर्म में। क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स है किसका? मैग्नीशियम मेटल का, जो कि ग्रीन पिगमेंट है, हरा वर्णक होता है किनका? पौधों में या पादपों में हरा वर्णक, हरा रंग इसी के कारण आता है। और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें ये क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल सिस्टम में भी हम जो देख रहे हैं वो है हीमोग्लोबिन। तो अगला जो है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन। अब ध्यान से देखो हीमोग्लोबिन जो है, खास बात क्या है? ये कौन सी मेटल का कॉम्प्लेक्स है? तो देखो आयरन जो है Fe, ठीक है, आयरन Fe मेटल कॉम्प्लेक्स है, Fe मेटल कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दूसरी बात, रेड जो पिगमेंट है, ठीक है, किसका? ब्लड का, ठीक है, वो या यूं कह सकते हैं जो रक्त है उसका लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का जो लाल वर्णक है या लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हेल्प करता है किसमें? ध्यान से देखो गैसों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, यानी कि लंग से ऑर्गन और ऑर्गन से लंग्स तक जो गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होती है? हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ऑर्गन्स तक पहुंचती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 या गैसेस। तो हम यहां लिख सकते हैं हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट helps in transportation या ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 या यूं कह सकते हैं गैस। तो गैसों का जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है? ऑर्गन्स के पास, और वहां से ऑक्सीजन ऑर्गन को मिलती है और CO2 वहां से हीमोग्लोबिन से क्या होती है? जुड़ती है और लंग्स तक आती है।
तो ये ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, ऑक्सीजन, और स्टोर भी करता है किसको, ऑक्सीजन को, किसकी फॉर्म में, मायोग्लोबिन की। ठीक है, तो स्टोर्ड O2, ठीक है, किसकी फॉर्म में, मायोग्लोबिन, किसके फॉर्म में, मायोग्लोबिन की फॉर्म में इसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो मायोग्लोबिन की फॉर्म में स्टोर करता है किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया किसमें, बायोलॉजिकल सिस्टम में। फिर हम थर्ड जो बात कर लेते हैं सी, तो थर्ड है वो है साइनोकोबाल एमाइन। क्या है, साइनो कोबाल एमाइन। इसी को हम विटामिन B12 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन B12, जिसे विटामिन B12 भी कहते हैं। तो साइनोकोबाल एमाइन जो है वो भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। कौन से मेटल का होता है ये, CO, कोबाल्ट मेटल का CO मेटल कॉम्प्लेक्स होता है। तो कोबाल्ट मेटल का क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो CO मेटल कॉम्प्लेक्स है। चल, पहली बात। फिर दूसरी बात अगर हम करें तो ये एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंटी परनीशियस एनीमिया। ठीक है, फैक्टर, एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर का मतलब यानी कि ये प्रति, यानी एनीमिया, एनीमिया जो प्रति एनीमिया कारक होता है उसके टाइप से ये क्या करता है, बिहेव करता है, या यूं कह सकते हैं ये प्रति एनीमिया क्या है, कारक है। अब ये एनीमिया क्या होता है, रक्त अल्पता कहते हैं। एनीमिया का मतलब क्या है, रक्त अल्पता, मतलब रक्त की कमी होनी। और विटामिन जो B12 है वो ब्लड फॉर्मेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो जिन लोगों में रक्त की कमी होती है उनके अंदर ये साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 ब्लड को बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। तो ये देखो एनीमिया का क्या कर रहा है, उल्टा काम। एनीमिया ब्लड की कमी होना, जबकि ये क्या कर रहा है, ब्लड को बढ़ा रहा है, ब्लड काउंट बढ़ाएगा, ब्लड फॉर्मेशन बढ़ाएगा। तो ये एंटी परनीशियस एनीमिया क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, तो एनीमिया क्या है, रक्त अल्पता। तो रक्त अल्पता को ये क्या करता है, दूर करता है। विटामिन B12 ब्लड फॉर्मेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम अगली बात करें तो यहां अगला जो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और एक है कार्बोक्सी एनहाइड्रेज। क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिड और एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दो हैं। ठीक है, तो अगला जो है वो क्या है, वो भी ध्यान से सुनना। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये किसके टाइप से बिहेव करते हैं, कैटालिस्ट। ठीक है, ये किसके टाइप से बिहेव करते हैं, कैटालिस्ट के टाइप से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये दोनों क्या करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। तो ये अपना यहां तक कंप्लीट हुआ। तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, इंपॉर्टेंस है, यहाँ एप्लीकेशन है किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ध्यान से देख लो, क्लोरोफिल है, मैग्नीशियम मेटल का कॉम्प्लेक्स है, ग्रीन पिगमेंट है किसका, प्लांट्स का, हरा वर्णक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन एफी मेटल का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन को हम लिख देते हैं किससे, HB से। तो इसको हम HB भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, रेड पिगमेंट होता है, ब्लड का लाल रंग इसी की वजह से होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन को स्टोर भी करता है मायोग्लोबिन की फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 में कोबाल्ट जो मेटल है उसका कॉम्प्लेक्स है, एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर है, यानी कि रक्त अल्पता को दूर करता है। ठीक है, और इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए और कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये दो जो हैं वो किसके फॉर्म में काम करते हैं, या किसके टाइप से काम करता है, कैटालिस्ट के टाइप से काम करते हैं।
तो ये अपना पहला इंपॉर्टेंस क्या हो चुका है, कंप्लीट। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट होता है इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब हम दूसरा पढ़ते हैं इन मेडिकल सिस्टम। तो मेडिकल सिस्टम में हम जो एप्लीकेशन है वो चेक कर लेते हैं। मेडिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ध्यान से देखो, जो लेड और क्रोमियम और निकल, ठीक है, इनकी पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि इनकी वजह से जो पॉइजनिंग होती है उसको दूर करने में हम यूज करते हैं ईडीटीए का। किसका यूज करते हैं, ईडीटीए का। और कहाँ यूज करते हैं, ध्यान से देखो, जो कैंसर ट्यूमर है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए सिस्प्लेटिन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये तो आपने सुना भी होगा कि सिस्प्लेटिन जो है उसको एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग, यानी कि ये कैंसर के इलाज में या ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। कौन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पहला हम देख लेते हैं ईडीटी, ठीक है। तो ईडीटीए पहला, ईडीटीए, और ये हम पढ़ चुके हैं। ईडीटीए इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इसका यूज कहां होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो इट यूज या इट इज यूज्ड, it is used in, it is used in treatment, it is used in treatment of lead, lead बोले तो पीबी, क्रोमियम सीआर एंड निकल एनआई पॉइजनिंग। यानी कि इनकी जो पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में, ठीक है, निकल की पॉइजनिंग, क्रोमियम की पॉइजनिंग या लेड की जो पॉइजनिंग हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है कौन, ईडीटी। तो ईडीटीए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनकी पॉइजनिंग का क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। बताऊंगा मैं अभी कैसे, पर पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मैं ऐसे बताऊंगा कि कैसे यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला एक होता है डी पेनिसिलेमिन, एक होता है डी पेनिसिल एमाइन, ठीक है। तो एक होता है डी पेनिसिल एमाइन और दूसरा एक और होता है डेस्फेरिऑक्सिम, डेस्फेरिऑक्सिम बी। तो डेस्फेरिऑक्सिम बी, तो एक तो है डी पेनिसिलेमिन और एक है डेस्फेरिऑक्सिम बी, ठीक है। तो इन दोनों का जो यूज है, डी पेनिसिलेमिन और डेस्फेरिऑक्सिम बी, इनका जो यूज है वो किसमें किया जाता है, कॉपर और जो आयरन की अधिकता है, ठीक है, एक्सिस है, उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। यानी कि अगर हम आयरन और कॉपर हमारी बॉडी में क्या हो जाए, अधिक मात्रा में हो जाए, तो उनकी अधिकता को किससे दूर करते हैं हम, डी पेनिसिलेमिन और डेस्फेरिऑक्सिम बी, इनसे हम क्या करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिमूविंग ऑफ या रिमूव द एक्सिस ऑफ, remove the excess of Cu and Fe, यानी कि Fe बोले तो आयरन और Cu बोले कॉपर, इन दोनों की जो एक्सेस बोले तो अधिकता है, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। अब कैसे करता है, देखो अब इन दोनों को मैं समझाता हूं कि कैसे। जैसे मान लो अपनी बॉडी में कॉपर और आयरन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। अब अधिकता हो गई तो एडवर्स इफेक्ट आएंगे, यानी कि बीमारी होगी कोई ना कोई।
जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करके वो बताएगा, यानी कि जांच करेगा, जांच करके हमें बताएगा कि आपकी बॉडी में कॉपर या आयरन की अधिकता है, तो उसको कम करना पड़ेगा। अब कम करने के लिए वो क्या करता है, मेडिसिन लिख के देता है, दवाइयां लिख के देता है, और वो दवाइयां हम लेते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, फायदा मिलता है। अब होता क्या है, जो वो दवाइयां देता है उन दवाइयों में डी पेनिसिलेमिन और डेस्पेरियोक्सिम भी जो लिगेंड्स हैं वो हमें देता है। जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, खाते हैं, निगलते हैं, तो अपनी बॉडी में ये जाएंगे, और ये कॉपर और आयरन ये क्या है, मेटल है। मेटल को देख करके उसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाएंगे तो बताओ वहां एक कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। और वो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब तो होगा नहीं बॉडी में, और वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है, त्याग दिया जाएगा बाहर, ठीक है। तो जैसे ही बाहर आ गया कौन, कॉपर और आयरन का जो अधिकता थी वो क्या हुई, जैसे ही बॉडी से बाहर आ गई तो उसका ट्रीटमेंट हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसे ही इनके भाई पॉइजनिंग हो गई, यानी कि इनकी अमाउंट बढ़ गया, तो फिर हमें क्या दिया जाएगा, मेडिसिन के फॉर्म में ईडीटी, जो इन मेटल के साथ जाकर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब वो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, और बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब सिस्ट के फॉर्म में कहाँ त्याग दिया जाएगा, बाहर। तो ज्यादा अमाउंट में जो मेटल थी वो बाहर आ गई बॉडी, ठीक है। तो इस टाइप से इनका हम यूज करते हैं किसमें, मेडिकल सिस्टम में या मेडिकल फील्ड में। इसके बाद में अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और सी हम देखने वाले हैं सिस्प्लेटिन, जो कि बहुत ही ज्यादा काम आ रही है अभी, ठीक है। तो सिस्प्लेटिन, तो अगला है सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन जो है, पहली बात तो इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि सिस्प्लेटिन क्या है। तो ये पीटी मेटल है, उसका कॉम्प्लेक्स है, और यहां होता है NH3 होल ट्वाइस, और साथ में Cl होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये सिस्प्लेटिन है। अब सिस्प्लेटिन कौन सी मेटल का कॉम्प्लेक्स है, पहली बात तो ये है पीटी मेटल कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम जो मेटल है उसका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो पीटी मेटल कॉम्प्लेक्स, चलो पहला चीज कंप्लीट। फिर ये क्या करता है बताओ, ब्लॉक करता है किसको, ग्रोथ को, किसको, कैंसर ट्यूमर जो है अपनी बॉडी में जो कैंसर होते हैं उसकी जो ट्यूमर है उसकी ग्रोथ को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है या ब्लॉक करता है, ठीक है। इनहिबिट और ब्लॉक, इनहिबिट या यूं कह सकते हैं ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ कैंसर ट्यूमर, कैंसर ट्यूमर। तो कैंसर की जो ट्यूमर है, ठीक है, या कैंसर की जो गांठ है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है, उसकी जो वृद्धि हो रही है, अनियमित लगातार वृद्धि हो रही है, उसको ब्लॉक करने का काम करता है, मतलब उसको कम करने का काम करता है, रोकने का काम करता है कौन, सिस्प्लेटिन। क्लियर। अब इस सिस्प्लेटिन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो सिस्प्लेटिन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होती है। देखो सिस फॉर्म है, सिस का मतलब है सैम लिगेंड एक साइड में होंगे, तो यहां पर ध्यान से देखो। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्लेटिनम पीटी और पीडी इनके कॉम्प्लेक्स 4 वाले, कॉम्प्लेक्स 4 देखो, दो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गए। तो CN4 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर होंगे। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या है, कुछ इस टाइप से। क्लियर। अब यहां Cl जुड़ गए और यहां NH3 जुड़ गए, ये लो। तो ये क्या हो गया, सिस्प्लेटिन। ये क्या हो गया, सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, और ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। देखो ये फिक्स है, पीटी और पीडी के केस में जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो और ज्योमेट्री फिक्स है, स्क्वायर प्लेनर और DsP2। क्लियर। इसके बाद में डी, चौथा जो है पॉइंट, वो ध्यान से देखो, लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ते हैं चौथा वो ये है कि सिलिकॉन जो रबर्स है, सिलिकॉन रबर आते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर
ऑल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कॉस्मेटिक जो सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब सौंदर्य जो प्रसाधन में जो भी सर्जरी हो रही है, जैसे यूं मान लो कि कलर क्या है, थोड़ा डार्क है तो ग्लो करना है, ठीक है, या फिर और भी कई सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज होती जिनके अंदर हम किनका यूज करते हैं, सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन के रबर आते हैं, उनका सौंदर्य प्रसाधन की जो सर्जरियां हैं उनमें किए जाते हैं। तो ये मेडिकल फील्ड के अंदर इनके क्या है, इंपोर्टेंस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, ठीक है। ये ध्यान रखें, इनमें से क्वेश्चन आए हैं। ईडीटीए का कहाँ होता है, लेड, क्रोमियम और निकल की पॉइजनिंग में होता है। इनका यूज एक्सिस को रिमूव करने के लिए किया जाता है, यानी कि अधिकता को हटाने के लिए किया जाता है बॉडी से। कौन कौन से मेटल की, कॉपर और आयरन। सिस्प्लेटिन ये बहुत ही ज्यादा काम का है। सिस्प्लेटिन कौन सी मेटल का कॉम्प्लेक्स है, पीटी मेटल का कॉम्प्लेक्स है, और इनहिबिट करता है या ब्लॉक करता है ग्रोथ को, किसके, कैंसर ट्यूमर की जो ग्रोथ है उसको। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है। देखो सेम लिगेंड पास है तो सिस फॉर्म हो गया, तो ये सिस्प्लेटिन है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, यहाँ DsP2 होगा पीटी का। और सिलिकॉन जो रबर्स हैं वो किस में यूज होते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी, मतलब सुंदरता को बढ़ाने वाली जो सर्जरीज हैं उनके अंदर सिलिकॉन रबर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये अपना सेकंड मेडिकल सिस्टम में क्या हो गया है, यूज हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड यूज हम पढ़ने वाले आगे। चलो, तो थर्ड जो एप्लीकेशन अपना वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, किसमें, इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है उसमें। तो इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे यूज होते हैं। तो मोस्टली ध्यान से देखो, मोस्टली कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज होते हैं। तो इन इंडस्ट्रियल सिस्टम, अब इंडस्ट्रियल सिस्टम में किसके टाइप से यूज होते हैं, ये कैटालिस्ट के टाइप से यूज होते हैं। तो मोस्टली हम इंडस्ट्री में कैटालिस्ट के लिए ही इनका यूज करते हैं, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज बढ़ाने या डिक्रीज घटाने के लिए। तो कैटालिस्ट काम यही करते हैं, रिएक्शन की रेट यानी कि रिएक्शन अभिक्रिया की जो दर है उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब कौन कौन से कैटालिस्ट हैं जिनको हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं, और किस काम के लिए करते हैं, वो हम सब देखने वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लें एज कैटालिस्ट, एज ए कैटालिस्ट। तो एज ए कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट के फॉर्म में ध्यान से देखो, तो एज ए कैटालिस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विल्किंसन जो कैटालिस्ट है, कौन सा, विल्किंसन कैटालिस्ट। अब ये क्या होता है, विल्किंसन कैटालिस्ट। तो विल्किंसन जो कैटालिस्ट है, अगर हम बात करें विल्किंसन कैटालिस्ट है वो कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स है, तो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो RH, रोडियम जो मेटल है, RH मेटल कॉम्प्लेक्स। तो रोडियम मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो RH मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, तो रोडियम मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, विल्किंसन कैटालिस्ट का, वो क्या है, तो वो होता है, देखो RH, ठीक है, और एक क्लोरीन जुड़ा होता है और साथ में जुड़ा होता है PH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, और ये कितने होते हैं, 3 जुड़े होते हैं। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो RHCl PPH3 का होल थ्राइस होता है। देखो PPH3 हो गया, देखो PH मतलब फिनाइल, 3 मतलब 3, तो ट्राइफिनाइल, और P फॉस्फिन, और ये भी कितने होते हैं, 3। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन कितने जुड़े होते हैं, 3 जुड़े होते हैं। तो PPH3 कितने जुड़े होते हैं, 3। क्लियर, तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। अब इसका जो यूज है, ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ठीक है, तो ये कैटालिस्ट या कैटालिस्ट के फॉर्म में तो है ही, ठीक है। तो ये करता है हेल्प्स इन या यूज्ड इन, एक ही बात है, यूज्ड इन
हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ऑफ एल्कीन्स, यानी कि एल्कीन्स का जो हाइड्रोजिनेशन है उसमें, जैसे जैसे समझो कि हमारे पास ये कोई एल्कीन है, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हमें हाइड्रोजिनेशन करना है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करना है H2। तो यहां जो कैटालिस्ट है, ठीक है, तो यहां कैटालिस्ट का काम कौन करेगा? विल्किंसन कैटालिस्ट। और यहां पर ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। तो एल्कीन का क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजिनेशन कर रहा है, हाइड्रोजन का क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है एल्कीन पे। तो इस प्रोसेस में जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? विल्किंसन कैटालिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में तो ये तो हो गया एक पहला कैटालिस्ट। दूसरा जो कैटालिस्ट है वो हम लेते हैं जिगलर नाटा, जिगलर नाटा या नट्टा भी बोल सकते हैं। तो जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, तो जिगलर नट्टा कैटालिस्ट हम लेते हैं। अब जिगलर नट्टा कैटालिस्ट जो है वो एक्चुअल में देखो एल्यूमिनियम और टाइटेनियम दो मेटल होती है उसमें, ठीक है। एल एंड Ti मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स। तो एक इन दोनों मेटल्स का क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है। फिर अगली बात अगर हम करें तो इसका जो फॉर्मूला है जिगलर नट्टा कैटालिस्ट का वो क्या होता है? तो यहां पर देखो Al और इसके साथ C2H5 ये होल थ्राइस, ठीक है, प्लस TiCl4, TiCl4। तो जब ये मिक्स हो जाते हैं तो इस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटालिस्ट। इसके अंदर एल्यूमिनियम भी है और Ti भी है, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। तो ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन या एल्कीन्स। तो एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में करते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब हो गया बहुलीकरण। जैसे बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स, एल्कीन की बहुत सारी यूनिट्स आपस में क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो वो एक पॉलीमर बना लेती है, बहुलक बना लेती है। देखो ध्यान से, एथीन जो होता है, ठीक है, एक्चुअल में एल्कीन्स की जगह अगर हम एथीन लिख दें तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो एल्कीन में यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ठीक है, एथीन। तो एथीन के पॉलीमराइजेशन में करता है, इससे पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां हम बात कर लेते हैं एथीन क्या है। तो ये रही एथीन, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन करना है, यानी कि यहां पर हमने कितनी यूनिट्स? n यूनिट्स ले लेते हैं। चलो ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं, कितनी मोनोमर इकाइयां ली हमने? n यूनिट्स हमने ले ली। तो इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा, बहुलीकरण जो होगा, तो उसमें कौन यूज होगा? जिगलर नाटा। और इससे बनेगा क्या? पॉलीथीन, पॉलीएथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। तो पॉलीथीन जो है, पॉलीएथीन, पॉली मतलब बहुत सारी एथीन यूनिट्स जुड़ जाती हैं तो क्या बनाती हैं? पॉलीएथीन बनाती हैं। तो पॉलीएथीन के फॉर्मेशन में कौन कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है? जिगलर नाटा ये कैटालिस्ट की तरह यहां क्या करता है? बिहेव करता है। क्लियर है? इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला, यहां पर जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री जो है, फोटोग्राफिक जो फिल्म है, जैसे शादी ब्याह होती है वहां पर पहले, आजकल तो नहीं होता, पहले क्या हुआ था? रील वाला कैमरा आता था, उसमें फोटो जैसे ही क्लिक करते थे तो रील पे वो इमेज जाती थी, छपती थी, फिर उसको हम फिक्स करते थे, ठीक है। तो जो फिक्स डेवलप्ड जो फिल्म है उसका जो फिक्सेशन है, ठीक है, वो हाइपो सॉल्यूशन के
वॉशिंग से करते हैं, मतलब हाइपो सॉल्यूशन में उसको धोते हैं और उससे उसका फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि अगला जो यूज है काम का ये नेक्स्ट। ठीक है, तो डेवलप्ड फिल्म फिक्स्ड बाय द वॉशिंग, डेवलप्ड फिल्म, डेवलप्ड फिल्म फिक्स्ड बाय द वॉशिंग ऑफ, या वॉशिंग फिक्स्ड बाय द वॉशिंग, फिक्स्ड बाय द वॉशिंग इन हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन में वॉशिंग करके जो डेवलप्ड फिल्म है उसका हम फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन का मतलब ये है कि जैसे फोटो खींची, रील जो थी उस पे इमेज बन गई, अब उस इमेज को हमने डेवलप किया पहले, यानी कि सॉल्यूशंस जो अलग अलग थे उनमें उसको रख के उसको डेवलप किया, फिर उसको फिक्स करना है। फिक्स करने का मतलब है कि अगर हमने फिक्स कर दिया तो उसके बाद अगर उसको हम लाइट में अगर बाहर लाएंगे तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप बिना फिक्स किए अगर उस रील को लाइट में ले आते हो तो वहां जो भी इमेज थी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो पहले डेवलप करेंगे फिर उसको फिक्स करेंगे। तो फिक्स कैसे होती है, हाइपो सॉल्यूशन में इस डेवलप फिल्म को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं और फिर उसका क्या होता है, फिक्सेशन होता है। तो इसके अंदर ध्यान से देखो हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है, तो हाइपो सॉल्यूशन होता है Na2S2O3। ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हाइपो सॉल्यूशन। अच्छा, फिर जो डेवलप्ड फिल्म है, फिल्म किसकी होती है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr होता है, ये क्या होती है, फिल्म। ठीक है, तो ये फिल्म है, ठीक है, डेवलप्ड फिल्म AgBr की। इसको वॉश करेंगे हम किस में, हाइपो सॉल्यूशन में। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपो सॉल्यूशन। ये लो, हाइपो सॉल्यूशन में जब हम इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्या, Ag। ठीक है, और यहां होता है S2O3। ठीक है, होल ट्वाइस, और बाहर Na3 होता है। क्या होता है, Na3। तो ये क्या होती है, फिक्स हो गई। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड। तो ये फिक्स्ड हो गई, इमेज क्या हो गई, ये फिक्स्ड। क्लियर, तो ये फिक्स्ड हो गई। और साथ में क्या होता है, यहां से देखो Br निकल जाएगा, और यहां देखो हम बैलेंस कर लेंगे तो साथ में NaBr निकल जाता है। क्या निकल जाता है, NaBr। तो ये फिक्स कर दिया हमने, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब हम हाइपो सॉल्यूशन में जो डेवलप्ड फिल्म है AgBr वाली उसको वॉश करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स बन के ये स्टेबल हो जाता है और ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर लेते हैं, डेवलप्ड फिल्म का क्या कर लेते हैं, फिक्सिंग कर लेते हैं हाइपो सॉल्यूशन में धो करके। और हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है, Na2S2O3। तो ये हाइपो सॉल्यूशन होता है। क्लियर है, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। चल, तो अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई तो ये इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके एप्लीकेशन क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। तो ये काम के हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। कैटालिस्ट ये कहाँ यूज होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन पर हाइड्रोजन का क्या करना है, एडिशन करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो उसमें कैटालिस्ट का काम कौन करेगा, विल्किंसन कैटालिस्ट। ऐसे ही ध्यान से देखो, एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में और मोस्ट ऑफ द एथीन, एथीन के पॉलीमराइजेशन में किसका यूज होता है, जिगलरनाटा कैटालिस्ट का। ठीक है, और पॉलीथीन बनता है। पॉलीमराइजेशन मतलब बहुलीकरण होता है, और बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। बहुत सारी एथीन यूनिट आपस में जुड़ती हैं और पॉलीथीन बना लेती हैं। ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। और साथ में डेवलप्ड फिल्म किससे फिक्स की जाती है, हाइपो सॉल्यूशन में धो करके हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। AgBr है फिल्म जो कि डेवलप है, उसको फिक्स करना है तो ये हाइपो सॉल्यूशन है। हाइपो सॉल्यूशन में जैसे ही हम धोएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये फिक्स्ड हो गई। और फिर साथ में NaBr जो भी था वो बाहर निकल जाता है। देखो Br वहां से हट गया और Na के साथ निकल गया। तो ये इंपॉर्टेंस तीसरा अपना कंप्लीट हो गया किसमें, इंडस्ट्रियल सिस्टम में। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो, तो ये तीसरा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं, प्यूरिफिकेशन इन
इन मेटल्स या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो चौथा जो एप्लीकेशन है वो है प्यूरिफिकेशन, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स जो है उनके प्यूरिफिकेशन में भी किसका यूज होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का यूज होता है। कैसे होता है वो ध्यान से देखो। तो फोर्थ नंबर का एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन। तो ध्यान से देखो, कुछ मेटल्स हैं वो प्यूरिफाई की जाती हैं, उनके कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बना करके, फिर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बना करके उनका डिसोसिएशन किया जाता है और फिर प्यूरिफाइड मेटल मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, तो सम मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं, सम मेटल्स आर प्यूरिफाइड by formation of its metal carbonyls and their decomposition यानी कि समझो, कुछ मेटल्स हैं उनका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, प्यूरिफाइड कैसे की जाती है। पहले उनका मेटल कार्बोनाइल बनाया जाता है, फिर मेटल कार्बोनाइल को फिर डिकम्पोज किया जाता है या डिसोसिएट किया जाता है, फिर आपको प्यूरिफाइड मेटल आपको मिलने वाली है। जैसे पहला अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहला जो बात करते हैं ए, वो है मोंड प्रक्रम या मोंड्स प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में कौन कौन से मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो निकिल जो है, ठीक है, निकिल जो मेटल है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एनआई मेटल। तो निकिल जो मेटल है, ठीक है, उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है किस प्रोसेस से, मोंड प्रोसेस से। अब इस मोंड प्रोसेस में होता क्या है, ध्यान से देखो, पहले निकिल मेटल हम लेते हैं, ठीक है, ये कैसी है, इम्प्योर, चलो ये इम्प्योर मेटल है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कार्बोनाइल ग्रुप से, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं कितने, 4। फिर ध्यान से देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप इससे रिएक्ट होकर के क्या बनाता है, मेटल कार्बोनाइल बनाएगा, यानी कि NiCO, और क्या बनाएगा, ऑल 4। तो ये मेटल कार्बोनाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इस मेटल कार्बोनाइल को, ठीक है, ये क्या होता है, लेस स्टेबल, ध्यान रखना, लेस स्टेबल होना चाहिए, तो ये लेस स्टेबल होता है। फिर इसको हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट मतलब गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो यहां से ध्यान से देखो, फिर से CO जो है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, वो निकल जाता है, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी वेपर फॉर्म में चली जाती हैं, और साथ में कौन बच जाता है, निकिल। तो ये निकिल और ये क्या मिल जाती है, प्योर मिल जाती है। तो ये निकिल मिल जाती है और प्योर मिल गई। तो प्यूरिफिकेशन हो गया किसका, निकिल मेटल का। तो कौन सा प्रोसेस हुआ, मोंड प्रोसेस। तो बताओ यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और फिर प्यूरिफिकेशन होता है। फिर दूसरा है बी, वॉन ऑर्केल प्रोसेस। वॉन ऑर्केल प्रोसेस, तो दूसरा प्रोसेस ये है। तो यहां पर ध्यान से देखो, वॉन ऑर्केल प्रोसेस जो है, इसके अंदर कौन से मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, इसमें प्यूरिफिकेशन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम, प्यूरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम। ZR मेटल का क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। वही बात, क्या बनाया जाएगा, पहले कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और फिर उस कॉम्प्लेक्स से हीट किया जाएगा और क्या मिल जाएगी, जिरकोनियम मेटल मिल जाएगी। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि जिरकोनियम के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, वॉन ऑर्केल प्रोसेस यूज करते हैं। क्लियर है।
इसके बाद में अगर हम बात करें तो वाटर हार्डनेस को दूर करने, वाटर की जो हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए ईडीटीए का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं, अगला और लिख सकते हैं इसी के अंदर प्यूरिफिकेशन में ही सी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो ईडीटीए जो है, ईडीटीए, ठीक है, तो ईडीटीए का यूज कहां होता है? ठीक है, साथ में यहां पर ध्यान से देखो Na2EDTA, इसको मैं पूरी लाइन में ही लिख देता हूं एक बार। ठीक है, तो सी पॉइंट क्या है, पूरी लाइन लिख देते हैं एक बार कि द हार्डनेस ऑफ वाटर, द हार्डनेस ऑफ वाटर, द हार्डनेस, द हार्डनेस ऑफ वाटर, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज estimated by the simple titration, by the simple titration, by the simple titration with Na2EDTA, या डायरेक्ट कभी कभी आपको EDTA भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो वाटर की जो हार्डनेस है यानी कि कठोरता है पानी की, देखो पानी दो टाइप का है, कठोर जल और मृदु जल, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो हार्ड जो वाटर है उसकी जो कठोरता है उसको दूर किया जाएगा सिंपल टाइट्रेशन यानी कि सरल अनुमापन से, किसके साथ? Na2EDTA या EDTA के साथ अनुमापित करा के हम क्या करते हैं? हार्डनेस दूर करते हैं। अब कैसे, जरा समझो, मैं बता देता हूं। होता क्या है कि ये जो Na2EDTA है, ठीक है, इसके अंदर से हम वाटर को क्या करते हैं? गुजारते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें पोर्स हैं, इसके ऊपर हमने वाटर को डाला, हार्ड वाटर को, तो वाटर इसके अंदर से जाएगा। अब वाटर की जो हार्डनेस है वो कैल्शियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम जो आयंस हैं उनकी वजह से होती है। तो यहां पर होता क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की जगह कौन शिफ्ट हो जाता है? सोडियम, और सोडियम की जगह कौन आ जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है? हार्डनेस होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। तो यहां पर ध्यान से देखो, जैसे ही कैल्शियम यहां आ गया तो सोडियम कैल्शियम की जगह चला गया, तो जो हार्डनेस की वजह थी कैल्शियम मेटल, वो क्या हो गई है? बाहर निकल गई। तो अब वाटर कैसा हो गया? सॉफ्ट। तो ये सिंपल तरीका है, इसमें से गुजारते हैं तो जो सोडियम है वो रिप्लेस कर देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम को। ठीक है, और उस वजह से जो हार्डनेस थी वो दूर हो जाती है। तो ये थे इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम करने वाले हैं अगले लेक्चर में, अगले सेशन में। तो उससे पहले आप इसको ढंग से पढ़ें, और क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उनको आप ध्यान से देखना। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं और कंप्लीटली आप कर भी लोगे। बाकी मस्त रहें, खुश रहें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और इतना समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।